सम्मानित जो गेस्ट हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सत्र के संचालन के लिए। और अभी ये जो हमारा पैनल है, ये हमारा जो सेशन है, ये हमारा मुख्य रूप से है विकास पर हमारी बातचीत होगी। और हमारा जो एंड टू एंड है वो हम गांव के विकास पर भी बात करेंगे, शहरों के विकास पर भी बात करेंगे, और विदेशों में किस प्रकार का विकास है जो भारत की आवश्यकता है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं अखिलेश सिंह जी, डॉक्टर अखिलेश सिंह जी। आप पूर्व प्रधान रहे, अभी इस समय सरोजनी नगर जो विधानसभा क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट मोड को पूरी तरह आप ही देख रहे हैं। साथ में हैं रुचि जी। रुचि जी जो है NRI सेल है बीजेपी का, उसको हेड करती हैं। तो सबसे पहले मैं अखिलेश सर से पूछूंगा, चूँकि सर आपका एक मॉडल था जो बाद में बढ़ के स्वामित्व योजना में कन्वर्ट हुआ, तो जो गांव देहात का हमारा बेसिक है, क्योंकि ज़्यादातर जनता हमारी वहाँ है, मोदी जी का जो पिछले 10 साल का पूरा फोकस रहा वो हमारी उसी जनता पर रहा। शौचालय बने तो वो गाँव में बने, आवास मिले तो वो गाँव को मिले, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी वो वहाँ गई। आज की डेट में नल से जल जो है पूरी योजना है वो ज़्यादातर गांव के लिए है, दूर दराज के इलाकों के लिए है। तो चूँकि आपने गांव में विकास कार्य बहुत अभूतपूर्व तरीके से स्वयं करा रखे हैं और उसको आप शहरों में परिणत होते हुए देखते हैं, तो आप किस प्रकार से देखते हैं कि वह विकास आज के चुनाव, आज के रिजल्ट में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है या कितना रिफ्लेक्ट हो चुका है? अली जी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिल रही हैं इसमें उनकी जो विकास की योजनाएं हैं, विकास की जो पॉलिसीज़ हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। सीटें कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, वो वेरिएशन उसमें होता रहता है। पर ये जो स्थायित्व आ रहा है सरकार, जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, 3.0 जो मोदी जी का शुरू होने जा रहा है, उसमें विकास व्यवस्था का अपना बड़ा रोल है। आप देखें कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये बुनियादी ज़रूरतों पर लगातार काम हो रहा है, लगातार काम हुआ है और आगे भी इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 2 करोड़ लोगों को आवास दिए, 80 लाख लोगों को हर महीने फ्री में राशन दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेकर के आए हैं, शौचालय, और एक बहुत बड़ी घोषणा अभी हुई है भारत सरकार की ओर से, जो 2 करोड़ लोग बचे हैं जिनको और आवास दिया जाना चाहिए, वो भी इस वाले बजट पे इन्होंने प्रोविजन किया है। 2 करोड़ और लोगों को आवास मिलने जा रहे हैं। तो ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, जरूर इनका रोल इसमें है वोट में, और जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं उसका रोल है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी सर। और गांव के विकास से उठकर अब हम आते हैं शहरी विकास, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे ज़रूरी विश्व में भारत की बढ़ती ताकत। रुचि जी, आप स्वयं NRI सेल को देखती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, साथ में मोदी जी के कई कार्यक्रम जो विदेशों में हुए, UAE में हुए, वो आपने हैंडल किए, उनको मैनेज किया है। तो और सबसे बड़ी बात जो 2019 से 24 के बीच में दिखी वो था विश्व पर भारत का बढ़ता प्रभुत्व और प्रभाव, और खासकर मोदी जी का। तो विश्व को आप, अब जैसे हम कहते हैं कि हम अंदर से बाहर की देख रहे हैं, आप बाहर से अंदर की तरफ देखिए कि मैक्रो व्यू देख रही हैं भारत में चेंजेस को। विश्व में कितना ज़रूरी है या ज़रूरी रहा ये पिछला 5 साल मोदी जी का, और क्या चेंजेस देखे इन द परसेप्शन, इन द माइंडसेट ऑफ पीपल हु आर अब्रॉड व्हेन दे लुक टुवर्ड्स इंडिया? नमस्ते संदीप जी। आपने पूछा कि 2019 से, मैं आपको बताना चाहूँगी मोदी जी से ये रिश्ता जो है 2019 से कहीं पहले का था। ये किस्सा शुरू होता है 2014 के आसपास, और उस समय मैं मिडल ईस्ट में थी, और उसके पहले 10 साल तक जो चली व्यवस्था, 10 साल तक जो सरकार थी, हमें से बहुत कम लोग जो है इंटरेस्टेड होते थे राजनीति में उस समय, क्योंकि ऐसा कुछ सोचने के लिए, देखने के लिए कुछ था ही नहीं। एक हमारे वो गूंगे प्रधानमंत्री आते थे
चुपचाप झंडा फहराते थे, एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते थे, चले जाते थे। तो ऐसा कोई इंटरेस्ट बना हुआ नहीं था कि भारत की राजनीति की तरफ देखें। फिर 2014 से जब मोदी जी ने अपने शुरू की कैंपेनिंग शुरू की, चुनाव की चर्चा शुरू हुई, तो हम लोग एक बहुत छोटा सा एक ग्रुप था, करीब 8-10 लोगों का। वो 8-10 लोगों ने हमने क्या किया, एक कैफेटेरिया में बैठ के हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम यहाँ पे कार्य करेंगे। और हम बहुत सारे बंधनों में, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन में थे, क्योंकि जिन देशों में हम रहते थे उन देशों में किसी भी पार्टी के बारे में और किसी भी राजनीतिक चर्चा से हमको बचना होता था। कुछ हमारी वहाँ पे व्यवस्थाएं भी थी, कुछ वहाँ पे बंधन भी थे। तो उस वजह से हम लोग ने चुपचाप 8-10 लोगों ने काम करना धीरे धीरे शुरू किया। उस समय हम क्या करते थे, एक एक दो लोगों से मिलते थे, जाते थे, बात करते थे पर्सनली, और उनको समझाते थे कि हमें कुछ करना है। और सरकार से कोई सहयोग नहीं था, वहाँ की सरकार से कोई सहयोग नहीं था। हमें कॉन्सुलेट ने, एम्बेसीज ने भी कह दिया था कि कल को कुछ होगा हम आप लोग की मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के हम नियम कानूनों से बंधे हुए हैं। तो हम सब लोगों ने वो रिस्क लेके ये काम शुरू किया। धीरे धीरे बढ़ते 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 हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उसको उस लेवल पे ले आए कि हज़ारों लोग हो गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि इस बार 14 फरवरी को जो यूएई में मोदी जी का इवेंट हुआ, जिसको अहरान मोदी कहा गया है, 65,000 लोग स्टेडियम में थे और करीब 10,000 बाहर खड़े थे, उनको एंट्री नहीं मिली। ये अंदाज़ा लगाइए। 10 लोगों से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो हम लोगों ने 1 लाख की भीड़ इकट्ठी करके शुरू किया। और ये यहीं नहीं रुका, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, हाउडी मोदी देख लीजिए, अमेरिका में। आज टाइम स्क्वायर में जाके देखिए, ऐसा लग रहा है कि असली तो जीत वहाँ हो रही है। जिस तरह की सेलिब्रेशन हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं, लोगों ने झंडे बांटने, लोगों के घरों से महिलाएं जो है मिठाई बना बना के ले जा रही हैं। आप फ्रांस में जाइए, आप नेदरलैंड में जाइए, लोग वहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से बैठ के हम देख नहीं रहे थे। सबसे बड़ी जो हमारा जो ग्रेटिट्यूड है और जो हम वापस लौटाना चाहते हैं कि ये जो इज्जत हमें दिलाई, मैं अपनी स्वयं की आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आज से 35 वर्ष पहले से मैंने जाना विदेश में शुरू किया। और वो समय ऐसा था कि जब हम एयरपोर्ट पे निकलते थे, अपना पासपोर्ट दिखाते थे, तो हमें बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था कि किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के हम लोग नागरिक हैं। और आप लोगों ने देखा होगा स्लम डॉग मिलियनर, स्लम डॉग वो थे, वो मिलियनर वो थे और स्लम डॉग हम थे। तो वो जो स्लम डॉग वाली एक हमारी इमेज थी ना, वो बड़ी हर्ट करती थी, चोट लगती थी दिल में कि ऐसा क्या है कि हमारी इज्जत नहीं होती है। क्योंकि हमें इसी लायक समझा जाता था कि शायद ये भारतीय लोग जाते हैं, इनको खाने के लिए नहीं है, और ये वहाँ जाएंगे झाड़ू लगाएंगे या वहाँ जाएंगे पेट्रोल पंप। थर्ड वर्ल्ड हमें थर्ड वर्ल्ड समझा जाता, सेकंड तो छोड़ दीजिए, थर्ड वर्ल्ड में थे हम। और यहाँ हमारी एक पार्टी कहती 70 साल में उसने क्या दिया, उसने हमको कुछ नहीं दिया जिल्लत के सिवाय। हम देखते थे टीवी में तो हमें लगता था कि एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो पीछे चलते थे और जो कुछ नहीं थे वो सबसे आगे चलते थे। और वो सिर्फ वो बैंक्वेट कर रहे होते थे, बुफे खा रहे होते थे, हैंडशेक कर रहे होते थे, वाइन डाइन होता था, उसमें भारत के लिए कुछ नहीं हो रहा था। जी, तो आप ये समझती हैं कि यह ताकत जो है भारत की जनता से मोदी जी को मिल रही थी? जी, जो भाई ये जाहिर सी बात है, जो बाहर सम्मान था उसके पीछे भारत की जनता ने वो ताकत दे रखी थी। जनता ने वो, मोदी जी ने वो दिशा दी। जी, पहली बार हमें लगा कि एक आम नागरिक होते हम कुछ कर सकते हैं। जी, बहुत आसान था, मेरे स्वयं के लिए बहुत आसान था। यहाँ आने से पहले जब मुझे आना होता था विदेश से वापस, तो मैं सोचती थी कि अरे फिर जाएंगे, फिर वही जिल्लत, वो एयरपोर्ट पे चिक चिक होगी, फिर वो टैक्सी वाला आप उल्लू बनाएगा, हाँ फिर आप जाएंगे, हर आदमी आप सोचता आप एनआरआई हैं, आप सूटकेस में भर के कुछ ला रहे हैं, वो एक मेंटालिटी। तो हम सोचते थे हम कभी नहीं आएंगे। अब परिवर्तन आ चुका है। अब परिवर्तन, आप अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं 2 महीने से चुनाव में काम कर रही हूँ, ये परिवर्तन का ही नतीजा है। मैं अखिलेश जी से सर के पास वापस आना चाहूँगा। सर, जैसा रुचि जी ने बताया कि विदेशों में जो सम्मान है वो भारत की जनता से मिली हुई ताकत जो मोदी जी को मिली उससे आती है। वो हमेशा सदैव मोदी जी जनता का सम्मान भी करते हैं, उसको जनार्दन भी कहते हैं। और अभी एक थोड़ा सा ब्रेकिंग भी है, भारतीय जनता पार्टी 235 सीटों में पूरे देश में लीड कर रही है, तो नंबर सब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं पर राउंड। और इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा अखिलेश सर, ये जो भारतीय जनता है इसको
अब आपने डेवलपमेंट की बात की, तो हम देखते हैं कि अटल जी की सरकार थी, काफ़ी काम कराया था, फिर भी हार गई। तो शायद एक मेंटालिटी आ गई थी कि डेवलपमेंट से वो चुनाव नहीं जीते जाते। पर मोदी जी ने यह चीज़ जो है, यह धारणा गुजरात में भी और पूरे भारत में भी यह समाप्त कर दी कि विकास अति आवश्यक है, विकास पर अब कोई पीछे नहीं जाएगा, कोई इस पे कदम वापस नहीं खींचे जा सकते, जिस प्रकार का विकास इस समय भारत देख रहा है। आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा सर कि चाहे रिजल्ट्स कुछ भी हों, आप विकास को मुद्दों के मामले में किस स्तर पे मानते हैं, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर के अंदर का हो, चाहे शहरों के बीच का हो, एयरपोर्ट्स का हो, या किसी भी प्रकार से एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक बेसिक विकास की धारणा आप क्या समझते हैं क्या होती है? देखिए, डेमोक्रेसी का जो फाइनल आउटकम है, पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो आउटकम है, जो परिणाम है, वो डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसको अवसर मिले उसको विकास करना चाहिए। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको कनेक्ट करता हूँ। मेरा गांव यहीं लखनऊ में है, लतीफ़पुर माल विकासखंड क्षेत्र में। मेरी पत्नी 2015 में वहाँ प्रधान हुई, कंप्यूटर इंजीनियर थी, उसने नौकरी छोड़ी, प्रधानी का चुनाव लड़ा और प्रधान हुई। वहाँ पर जब काम करना हम लोगों ने शुरू किया तो वहाँ 1 सेंटीमीटर सीसी और इंटरलॉकिंग रोड नहीं था। और 2021 में जब मेरी पत्नी का कार्यकाल खत्म हुआ प्रधान पद का, उस समय तक कुल 59 सड़कें गांव में थी, जिसमें 57 सड़कें उन्होंने एक बार में, एक कार्यकाल में तोड़ करके, पुरानी सारी सड़कों को खत्म करके 59 में से 57 सड़कें एक बार में बना दिया उन्होंने। गांव के अंदर 2 हाईवेज बनाए, एक गांव के अंदर और एक गांव के बाहर, 7-7 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पंचायत भवन अगर आपको देखना है तो 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लतीफ़पुर। कभी आप देखिए, और उसका जो इंटीरियर है, उसके जो प्लानिंग्स हैं, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, आपको लगेगा कि किसी विकसित देश के, किसी विकसित विधानसभा की बिल्डिंग के अंदर मैं आ गया हूँ, ऐसा आपको महसूस होगा। ऐसा वहाँ पर पंचायत भवन बनाया गया। जापान के साथ एग्रीमेंट करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट गाँव में लेकर के वो आई और उन्होंने मैंगो से हनी बनाया और हनी को एक्सपोर्ट करके पैसे कमाए और उससे गांव को डेवलप किया। ऐसे जाने कितने उदाहरण आप पूरे भारतवर्ष में आज जो गांवों में ड्रोन उड़ रहे हैं, जो घरौनी बन रही है, जो सर्वे हो रहा है, डिजिटल टोपोग्राफी मैपिंग उन्होंने अपने गांव में की। शुरुआत में जब कार्यभार संभाला तो उन्होंने पूछा स्टेट से कि हमारे गांव का आबादी का नक्शा कहाँ है, तो पता चला कि वो नक्शा तहसील में नहीं है। मुआफिज खाने में डीएम साहब के ऑफिस में पता किया गया, वहां भी नक्शा नहीं था। फिर राजस्व परिषद से मांगा गया, वो भी नक्शा नहीं दे पाए। तो फाइनली फिर ये मत स्थिर किया गया गाँव वालों के साथ कि हम अपना नक्शा बनाते हैं और उस पर, उस नक्शे के आधार पर मास्टर प्लान बना के आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रधान ने पूरे स्टेट में मास्टर प्लान नहीं है, कंट्री का मास्टर प्लान नहीं, पर एक गांव की प्रधान ने अपने गांव का मास्टर प्लान बनाया और मास्टर प्लान बना करके गांव को इस तरह से डेवलप किया है कि अगर 5 दिन लगातार बारिश होती है तो वहाँ 50 लीटर पानी आपको कहीं दिखाई नहीं देता है। घरों का पानी तालाब में, तालाब का पानी दूसरे तालाब में, दूसरे तालाब का पानी नाले में कैसे चला जाता है वो आप देख नहीं सकते हैं, आप उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं कि ये पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है तो वो पाप है। इसलिए कि जितनी भी व्यवस्थाएं, चाहे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारा कुछ तो हमने डेवलपमेंट के लिए ही किया है। आप देखिए कि हिंदुस्तान के संदर्भ में मैं उसमें अगर बात करूं तो अभी तक जो प्राकृतिक ऊर्जा है, जो हरित ऊर्जा है, उसके क्षेत्र में 3 देश सबसे आगे थे, जापान तीसरे नंबर पे था। अभी पिछले महीने हिंदुस्तान ने जापान को रिप्लेस कर दिया और वो तीसरे नंबर पे आ गया रिन्यूएबल एनर्जी में। कंट्री वहां पर आ गई, ये अपने आप हो गया। ये अपने आप नहीं हो गया, इसके लिए पॉलिसीज बनी, भारत सरकार ने, राज्यों की सरकार ने मिल करके उस पर काम किया और फिर उसके बाद हम जापान को रिप्लेस करने में कामयाब हुए। पूरी दुनिया में आज जो रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटाइल है वो 5.5% है। जितनी बिजली की खपत हो रही है उससे 5.5% नेचुरल ऊर्जा है, पर हिंदुस्तान 5.8 पर पहुंच गया है। हम दुनिया के बाकी देशों से आगे पहुंच गए रिन्यूएबल एनर्जी में। आपको क्या लगता है कि ये जो रसोई गैस भारत सरकार ने दी, प्रधानमंत्री जी ने देना, छोटा काम था? एक सिलेंडर के रूप में आप उसे देख सकते हैं। पर मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं
और मैंने पढ़ा प्रेमचंद जी की कहानी में, जिसमें उन्होंने हामिद का चिमटा लिखा। एक बच्चा मेले में जाता है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, और उसने पैसे जो घर से लेकर के गया था, तो मेले में सबसे अच्छी चीज उसको लगी चिमटा, जो कि उसकी माँ की उंगलियां जल जाती थी, वो रोटी पकाती थी। इस देश के बेटे ने, प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने समझा महिलाओं के उस कष्ट को कि जब एक रोटी बनाती हैं तो कितना धुआं वो इनहेल करती हैं महिलाएं हिंदुस्तान की, महसूस किया। और उन्होंने घरों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था की और गैस की व्यवस्था उन्होंने की। ये बहुत क्रांतिकारी कदम पिछले 10 सालों में हम लोगों के यहाँ देखने को मिले हैं। एक शौचालय आपके लिए या किसी विकसित देश के लिए, शहर के संपन्न लोगों के लिए वो 12,000 के अनुदान की बात हो सकती है, पर एक बेटी जो अभी अभी शहर से शादी करके गांव में गई है, उसके घर में, उसके परिवार में शौचालय नहीं है। आप कल्पना करिए कि वो बेटी उस घर में कैसे गुजर बसर करती रही होगी बिना शौचालय के। उस महिला की कल्पना करिए जिसको दिन में शौच की आवश्यकता है और वो इंतजार कर रही है कि कब अंधेरा होगा, कब हम सड़कों के किनारे, खेतों में और बागों में शौच करने के लिए जाएंगे। ये छोटे मोटे कदम नहीं है संदीप जी। और मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात इस चुनाव के संदर्भ में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं आह्वान भी करता हूँ, डेवलपमेंट के बाद डेमोक्रेसी में आपके परिणाम कुछ भी हों, आपके मतों का प्रतिशत कुछ भी हो, आपकी सीटों की संख्या कुछ भी हो, पर आपको लगातार निरंतर प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर चलना चाहिए। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसको करने के लिए मैं आज, आप ये सब विद्वज्जन मेरे साथ बैठे हैं, मेरी बहन मेरे साथ है, फॉरेन पॉलिसीज पे और विदेश में कैसे भारत की ब्रांडिंग हो रही है उस पर काम कर रही हैं। जरूरी है डेवलपमेंट, अदरवाइज आप पिछड़ जाएंगे। और इस देश की जनता, जिसकी बहुत सारी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो रही हैं, फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, ये एक सरकार की उपलब्धि है। पर आपको क्या लगता है कि ये उपलब्धि मुकम्मल है? हमें हमेशा 80 करोड़ लोगों को राशन के लिए स्टेट की तरफ निगाह डालते हुए, स्टेट की तरफ निहारते रहने वाली स्थिति पैदा जो हुई है, उसको बनाए रखने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। हमें लगता है कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को गरीबी की परिस्थितियों से, रोटी कपड़ा और मकान की परिस्थितियों से बाहर लाना होगा। और वो तभी संभव है जब आप नरेंद्र मोदी जैसे किसी लायक बेटे को, किसी लायक भाई को, किसी लायक अभिभावक को मुखिया की कुर्सी पर रखेंगे, जिम्मेदारी में रखेंगे, तभी आपकी ये जो इंडिकेटर्स हैं, आपकी जो मांगे हैं, आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं, वो पूरी होंगी। संदीप जी, आपके इस प्रश्न में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। पद और कद दो चीजें होती हैं। पद प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा है, पर नरेंद्र मोदी जी का जो कद है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो शैली है, उनका जो दर्शन है, उनका जो अनुभव है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, वो उस पद से भी कहीं बड़ी दिखाई देती है। मैं अभी इसके पहले इसी मंच पर कह चुका हूं, हिंदुस्तान के ये दूसरे ऐसे लीडर हैं जिनके अपने चेहरे पर 30% वोट पड़ता है। आप सोचिए कि इतना आकर्षण उनके व्यक्तित्व में है। एक मोदी जो कहते हैं कि हम पहले रिफॉर्म लाएंगे, हमारी ब्यूरोक्रेसी उस पर परफॉर्म करेगी और फिर हमारी जनता ट्रांसफॉर्म करेगी। इतना बड़ा विजन, इतनी स्पष्ट उनकी नीति और उनकी नीयत जो उनकी बात में दिखती है। और दूसरी ओर हिंदुस्तान के लोग इनको उनके खिलाफ लड़ा रहे हैं, राहुल गांधी को। उनका एक बयान मैं आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं कि मेरे नाना प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, और सारी सरकारों में मैं चूंकि सत्ता के केंद्र में था, इसलिए मेरा खूब आना जाना होता था उनके ऑफिस में, उनकी पॉलिसीज की डिस्कशंस में। और वो कहते हैं कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरकारों ने पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों जातियों के लिए जो कल्याणकारी, जो उनके उत्थान के कार्यक्रम चलाने थे, वो नहीं चलाए हैं। आप सोचिए कि एक व्यक्ति देश के मंच पर देश की जनता को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हमने पिछड़ी जातियों को, हमने अनुसूचित जातियों को पीछे ले जाने का काम किया। इसके बाद भी कांग्रेस की जो सीटें दिखाई दे रही हैं, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये परिणाम क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जहां डेवलपमेंट पे भी काम हो रहा है। मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत 41वें नंबर पे था, 46वें नंबर पर लाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय मोदी जी ने। उसी तरह से डेवलपमेंट के इंडेक्सेस आप देखें कि दुनिया 3.5 की रफ्तार से इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ 7% है। हम 2047 तक विकसित भारत, विकसित देश बनने जा रहे हैं। कितने सारे इसके जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, हेल्थ इंडेक्स है,
इन सारे इंडेक्सेस पे जो चमत्कार हम लोगों ने किया है, इसके बाद ही ये परिणाम जो है ये उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारे लिए अफसोस की बात है और चिंता करने की बात है कि ये ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं। संदीप जी जी नहीं, परिणाम तो अभी बस अब ये है कि अब हम यह सत्र का समापन करते हैं। हमारे कई सारे वक्ता इस समय संदीप जी, इसके लिए आपने जो कहा कि परिणाम ऐसे क्यों आ रहे हैं, सर हम क्रिकेट खेलने वाला नेशन है और हमारे साथ हमेशा ये रहा है कि जब भी हमने वर्ल्ड कप जीते हैं हमने आखिरी ओवर में चौके छक्के लगा के जीते हैं जी। तो ये महत्व तो नहीं रखता हमने शुरुआत कहाँ से की, जी। फिनिशिंग लाइन पे कौन जाएगा वो सबसे ज्यादा अभी मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण तीसरा या चौथा राउंड चल रहा है, 12 राउंड बचे हुए हैं। हम बिल्कुल इंतजार करेंगे। हमारे अग्रजों से हम सीखेंगे जिन्होंने सत्ता न रहते हुए भी बहुत सारे कर्म किए और बहुत सारे अद्भुत कर्म किए। कभी सत्ता नहीं रही फिर भी सब कुछ करते रहे। आज भाजपा सत्ता में है। पूर्वजों ने सदैव सत्ता से खिलाफ लड़कर सनातन को जिंदा रखा है। वो क्षमता हम सब में भी है, इतना तो बनता है। और मैं अपने नए वक्ताओं को जो नैरेटिव के मास्टर हैं हमारे श्री व्यालोक जी, आपका स्वागत करूंगा सर। और आपके साथ हमारे दो नए वक्ता आए और मंच का जो है आइए सर, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृष जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी, आपने अपना समय दिया। आइए। हाँ देखना है। धन्यवाद धन्यवाद संदीप भाई। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ श्री अनिल सिंह